friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए हिंदी पेपर 2 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ भी आप लोगों की स्टार्ट हो गई है। देखिए जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक हुए हैं सारे क्वेश्चन पेपर के हम लोग पैसेज भी यहाँ पर देखेंगे और साथ ही पेडागोजी के क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्योंकि देखिए 15 मार्क्स के ही तो आपके पैसेज आते हैं और 15 मार्क्स की ही आपकी पेडागोजी आती है। पैसेज 2 होते हैं, एक गद्यांश होता है, एक काव्यांश से होता है। तो देखिए पैसेज आप लोगों को सॉल्व करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है और साथ ही देखिए आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट भी अपना करना है, क्योंकि बच्चों के पास देखिए एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता उनको, क्योंकि OMR शीट पर भी आप लोगों को टिक करने होते हैं और साथ ही आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर भी लगाना होता है। इसलिए अपने टाइम को भी मैनेज करते चलिए। और देखिए हिंदी में सबसे ज़्यादा ध्यान आप लोगों को रखना है कि आप लोगों को पूरा पैसेज रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करना। पहले क्वेश्चन देखना है, उस क्वेश्चन का टैग वर्ड लेना है और उसको पैसेज में देखना है, ठीक है। उसको रीड करने से ही आपको पूरा पैसेज पता चल जाता है किस तरीके से पैसेज आया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है भारत से सटे समुद्र में कितने द्वीप हैं। तो देखिए भारत से सटे समुद्र में, ठीक है। अब देखिए यही कीवर्ड हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्टार्टिंग में, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ से ही होगा। तो देखिए भारत से लगे समुद्र में 500 से अधिक द्वीप हैं। कितने हैं? 500 से अधिक। अब देखिए क्या ये ऑप्शन में लिखा गया है? तो देखिए केवल 500 है, 500 से कम है, 500 से अधिक है या फिर 500 से 5000 से अधिक है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है? तो देखिए पैसेज में लिखा गया है 500 से अधिक, तो ऑप्शन में भी आप लोगों को वही टिक करना है सेम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चावरा द्वीप किस द्वीप समूह से संबंधित है? देखिए चावरा द्वीप की यहाँ पर बात की गई है, तो आप टैग देखिए यहाँ पर चावरा द्वीप है। चावरा द्वीप को हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो देखिए कहीं पर चावरा द्वीप लिखा हुआ है, देखिए ये रहा सेकंड लाइन में। चावरा द्वीप किस चीज़ का है? तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा किंतु अत्यंत खूबसूरत द्वीप है। कौन? चावरा द्वीप। तो देखिए अंडमान निकोबार लिखा गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है नई नई खोजों का सिलसिला शुरू होने के पीछे प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए नई नई चीज़ें शुरू होने के पीछे क्या चीज़ है? तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है खोजों का सिलसिला शुरू हुआ। तो देखिए मनुष्य का स्वभाव नई नई चीज़ों को खोजने और जानने का रहा है, इस गुण के कारण ही खोजों का सिलसिला शुरू हुआ। तो देखिए जो मनुष्य का स्वभाव है वो कैसा हुआ? नई नई चीज़ों को खोजने और जानने का रहा। इसका मतलब क्या था कि मनुष्य जिज्ञासु था। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है मनमौजी तो नहीं है, ना ही आराम पस्ती है, ना ही श्रमशीलता है, बल्कि क्या है? मनुष्य का जिज्ञासु स्वभाव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। देखिए इतनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को एग्जाम में लगानी पड़ेगी, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है इन आदिवासियों के लिए समुद्र यात्रा एक बहुत ही बड़ी समस्या थी, क्योंकि समुद्र का आकार विशाल है, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उन्हें नाव बनाना नहीं आता था। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है आदिवासियों के लिए, तो आदिवासियों के लिए समुद्र यात्रा। अब देखिए आदिवासी यहाँ पर देखना पड़ेगा कहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए आदिवासी शब्द का इस्तेमाल जो हुआ है यहाँ पर किया गया है, आदिवासियों को नाव बनाने का ज्ञान नहीं था। तो देखिए इसीलिए समुद्र यात्रा एक भारी समस्या थी। तो यहाँ पर देखिए देखते हैं बहुत भारी समस्या थी समुद्र यात्रा, क्योंकि उन्हें नाव बनाना नहीं आता था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए केनो नाव किससे बनाई गई? केनो की बात हुई है, केनो यहाँ पर ढूंढे। देखिए लास्ट में ही लिखा गया है केनो। नाव को नाम दिया गया, क्यों दिया गया? तो देखिए ऊपर लिखा गया होगा उन्होंने प्रयोग के तौर पर नारियल का एक पेड़ उखाड़कर उसे छीलना आरंभ किया। तो देखिए नारियल के पेड़ से बनाया गया था, ना तो पत्तों से, ना ही रेशों से, ना ही फल से, बल्कि किससे? नारियल के तने से बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से विशेषण विशेष्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखिए कौन सा नहीं है पूछा गया है। छोटी नाव। देखिए विशेषण कौन होता है? जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो उसको कहते हैं विशेषण। मतलब जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बचाता है तो उसको कहा जाता है विशेषण। और विशेष्य कौन होता है? तो वो संज्ञा और सर्वनाम जिनकी विशेषता बताई जाती है। देखिए वो संज्ञा और सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है, और जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। देखिए जैसे नाव यहाँ पर हो गई, तो नाव क्या है? संज्ञा या सर्वनाम है, ठीक है। छोटी क्या है? इसकी विशेषता है, तो ये क्या होगा? विशेषण होगा, ठीक है। विशेष्य कौन है? तो देखिए जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो देखिए
क्या चीज़ बोली गई है, विशेषण और विशेष्य पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर नाव दी गई है, तो नाव क्या है, संज्ञा या सर्वनाम है, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है छोटी, तो ये भी यहाँ पर सही होगा। लोग, कुछ लोग, तो देखिए ये भी इनकी विशेषता है, ये भी सही है, ठीक है। इसके अलावा चीज़, कोई चीज़ की बात की गई है, नई चीज़ है, तो देखिए नई क्या है, उस चीज़ की विशेषता है, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर प्रसन्न और खूब लिखा गया है, खूब प्रसन्न जो है वो ना विशेषण ना विशेष्य, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेगेटिव पूछा था तो वो कौन सा है, खूब प्रसन्न, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो देखिए आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि विशेषण और विशेष्य कौन होते हैं। देखिए जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं, ठीक है। और जो विशेषता उनकी होती है नया या पुराना, वो क्या होते हैं, वो विशेषण कहे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए निम्न में से समूह में से कौन सा भिन्न है, द्वीप, विद्यमान या फिर द्विज या फिर देना। तो देखिए ये तीनों तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम है, देना जो है वो क्रिया हो गई, तो यहाँ पर कौन सा डिफरेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए समुद्र का पर्यायवाची है, जल्दी है, जलद है, जल है, जलज है या फिर अंबु है। देखिए जलद का जो मतलब होता है वो क्या होता है, जलद का मतलब होता है बादल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जलद जो होता है इसका मतलब जल होता है, अंबु जो होता है ये भी जल होता है, जो नदी में बहने वाला जल होता है उसको अंबु कहते हैं, ठीक है। कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए समुद्र का जो पर्यायवाची है वो है जल्दी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कई दिमाग सक्रिय हो उठे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। विधानवाचक है, संकेतवाचक है, इच्छावाचक है या फिर विस्मयादि वाचक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं विधानवाचक किसको कहा जाता है, तो देखिए वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी मिलती है तो उसको कहा जाता है विधानवाचक। जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो राधा पढ़ती है, क्या लिख दें, अगर हम बोलते हैं राधा पढ़ती है, इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि राधा पढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कई दिमाग सक्रिय उठे, मतलब कई दिमाग क्या थे, वहाँ पर सक्रिय थे, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या जानकारी मिल रही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए संकेतवाचक जब हम किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, संकेत किसी चीज़ से हम लोगों को मिलता है, वहाँ पर संकेतवाचक होता है। विस्मयादिवाचक कब होता है, जब हम बोलते हैं हे भगवान, हम किसी चीज़ को बोलते हैं हे भगवान, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़, हम आश्चर्य वाली बात करें, खुशी वाली बात करें, जैसे हम बोल देते हैं ओहो, ठीक है, क्या बोल देते हैं ओहो, तो यहाँ पर क्या होता है, खुशी की बात हो रही है, ठीक है। तो जब हम खुशी की बात हो, हे भगवान, मतलब ये विस्मयादिबोधक जो चिन्ह होता है, ठीक है, आश्चर्य की बात करते हैं, खुशी की बात करते हैं, तो वहाँ पर कौन सा यूज़ होता है, शोक की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर होता है विस्मयादिवाचक, ठीक है। इच्छावाचक, जहाँ पर हमारी इच्छा की बात हो रही है वहाँ पर इच्छावाचक होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर 1, जिस चीज़ से हमें किसी चीज़ की जानकारी मिलती है, जिस वाक्य से, तो वहाँ पर विधानवाचक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ से काव्यांश स्टार्ट है आप लोगों का। फर्स्ट क्वेश्चन काव्यांश का देखते हैं, यह कविता किन लोगों को समर्पित है। देखिए किन लोगों को समर्पित की गई है, कविता में क्या चीज़ लिखी गई है, तो देखिए जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। देखिए बात की गई है कि जो लोग बलि चढ़ गए स्वतंत्रता के लिए, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए, उस चीज़ की यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए यह कविता किन लोगों को समर्पित है, तो देखिए मातृभूमि हेतु प्राणों की आहुति देने वालों के लिए ये बात यहाँ पर कही गई है। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कविता में पुण्यवेदी से आशय क्या है। देखिए यहाँ पर पुण्यवेदी की बात की गई है कि जो चढ़ गए पुण्यवेदी पर, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बलिदान की वेदी पर जो चढ़ गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कविता की पंक्तियों से कौन सा भाव है, करुणा का भाव है, वीरता का है, भयानक है या फिर हास्य है। देखिए यहाँ पर जो बात की गई है कि जो नहीं डरे, ठीक है, मरने से भी जो नहीं डरे, इसका मतलब यहाँ पर वीरता की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। ना तो यहाँ पर हंसी का कोई बात है, ना ही भयानक है, और ना ही कोई शोक प्रकट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जल जल कर बुझ गए से क्या आशय है। जल जल कर बुझ गए मतलब दियों का जल कर बुझ जाना, कष्ट सहकर वीर गति को प्राप्त करना, कष्ट सहकर स्वतंत्र हो जाना, या फिर तूफान से दियों का बुझ जाना। देखिए इस चैप्टर में, मतलब इस काव्यांश में जो बात की गई है वो किस चीज़ की है कि जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं इसने मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। मतलब जो कष्ट सहकर वीर गति को प्राप्त हो जाना है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। जल जल कर बुझ गए मतलब कष्ट सहकर जो वीर गति को प्राप्त हो गए। नेक्स्ट देखते हैं,
देखिए समूह से भिन्न शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर कौन सा हुआ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि देखिए बोल का इस्तेमाल भी है, खोल का भी है, और इसके अलावा जो लिखा गया है मोल, तो देखिए मोल भी यहाँ पर है पैसेज में ही, तो कौन सा यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा, डोर का इस्तेमाल नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में भी विशेषण विशेष्य पूछा गया है। विशेषण विशेष्य मैंने आप लोगों को बताया, जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है वो कौन होते हैं, वो विशेष्य कहलाए जाते हैं, ठीक है। और जिनकी विशेषता, देखिए संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको कहते हैं विशेषण, ठीक है। अब देखिए बारी बारी, जय बोल, लघुदीप या फिर जला अस्थियां, यहाँ पर कौन सा उदाहरण है, ये चीज़ पूछी गई है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, लघु दीप मतलब छोटा दीप, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी विशेषता हुई है, थर्ड ऑप्शन सही है, बारी बारी यहाँ पर नहीं है, जय बोल भी नहीं है, ना ही जला अस्थियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ से पैडागोजी स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन पैडागोजी का है, कक्षा 7 की शिक्षिका एक पत्ती कविता के पठन उपरांत कार्य के रूप में शिक्षार्थियों से सूखी पत्तियों से विभिन्न जानवरों की तस्वीरें बनाने के लिए कहती है। वे अपने कार्य को समाप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को कुछ गतिविधियों में व्यस्त रख रही है, भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है, या फिर शिक्षार्थियों के सूक्ष्म मोटर कौशल का विकास करने का प्रयास कर रही है, या फिर भाषा को जानवरों के साथ समेकित कर रही है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है, भाषा के साथ कला को समेकित कर रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक हैं, इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक बच्चा एक ही तरीके से सीख सके, बच्चे सभी भाषाओं से परिचित हो सकें, शिक्षक विभिन्न भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर सके, या फिर प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, जिससे प्रत्येक बच्चा जो है वो सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके। इसलिए यहाँ पर देखिए क्या है, भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक है, इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गहन पठन रणनीति किस चीज़ पर बल देती है, आनंद के लिए पाठ्य वस्तु पढ़ना, विस्तृत जानकारी के लिए, संपूर्ण समझ के लिए पढ़ना, या फिर दूसरों के लिए पढ़ना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना क्या होता है, गहन पठन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। उदीयमान पाठक के लिए चित्र पठन एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है, यह उन्हें अपनी लिखावट सुधारने में मदद करता है, यह उन्हें आत्मविश्वासी और अच्छा लेखक बनाता है, या फिर यह उन्हें श्रव्य शिक्षार्थी बनाता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट होगा, तो यह महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है, ठीक है। तो उदीयमान पाठक के लिए चित्र पठन क्या है, एक मूल्यवान संसाधन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन में क्या शामिल है, सुपाठ्य एवं अच्छी लिखावट, विषय वस्तु में कठिन शब्द, विचार प्रस्तुति एवं सुसंगता, या फिर शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए अलंकारिक भाषा। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो देखिए विचार प्रस्तुति और सुसंगता यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट देखते हैं। छोटे बच्चे किसी भी सतह पर पेंसिल या फिर मोमी रंगों को आगे पीछे घुमाना पसंद करते हैं, यह क्या कहलाता है, स्वयवर्तनी लेखन, समसामयिक लेखन, आड़ी तिरछी रेखाएं, या फिर जिगजैग लेखन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए इनको कहते हैं आड़ी तिरछी रेखाएं। नेक्स्ट देखते हैं। समग्र भाषा से क्या तात्पर्य है, शब्दों को अक्षरों से तोड़ना और अक्षरों का संयोजन, अक्षर ध्वनि संबंध स्थापित करना, शब्दों की भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना, ध्वनि विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। समग्र भाषा से क्या तात्पर्य होता है, शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना। नेक्स्ट देखते हैं। एक शिक्षिका लक्ष्य भाषा के शिक्षण के लिए बच्चों की मातृभाषा को अनुदेशन का माध्यम बनाती है, वे क्या प्रयोग कर रही हैं, व्याकरण अनुवाद पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, संरचनात्मक पद्धति, ठीक है, या फिर संप्रेक्षण परक उपागम। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, जहाँ पर जो टीचर है वो क्या कर रही हैं, बच्चों की मातृभाषा को अनुदेशन का माध्यम बनाती है, उसको कहते हैं व्याकरण अनुवाद पद्धति। नेक्स्ट देखते हैं। सुनना दूसरे व्यक्ति की मौखिक भाषा और गैर शाब्दिक संदेशों को एवं अर्थ के प्रति
समुचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की योग्यता है, याद रखने और समझने और विश्लेषण करने, परखने और विश्लेषण करने, या फिर परखने और संश्लेषित करने की। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही हो जाता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है, समझने और विश्लेषण करने की। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा सीखने में भाषाई निवेश को व्याख्यायित करने में कौन सी शब्दावली सर्वाधिक उपयोगी होगी? देखभाल करने वाले का वाक, बाल निर्देशित वाक, शिशु निर्देशित वाक, या फिर शुरुआती चरण में माँ और बच्चे का संप्रेक्षण। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है, देखभाल करने वाले का वाक। ठीक है, भाषा सीखने में भाषाई निवेश को किस चीज़ से, कौन सी शब्दावली से? देखभाल करने वाले का वाक सर्वाधिक उपयोगी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक बच्चा अपने शुरुआती वर्षों में एक ऐसे परिवेश में रहता है जहां भाषा का बहुत कम या कोई भी खुलासा नहीं होता, उसका भाषा विकास सीमित है, निम्न में से कौन सा उपयुक्त कथन का समर्थन करता है? वाक्य संरचना की समस्या, भाषा के अर्थ की समस्या, विकास की संवेदनशील अवधि, या फिर सहज प्रज्ञावाद। देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए विकास की संवेदनशील अवधि होती है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? संबंध बनाना, अनुमान लगाना, लिपिबद्ध करना, या फिर अवबोधन करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, लिपिबद्ध करना जो यहाँ पर नेगेटिव है। इसके अलावा संबंध बनाना, अनुमान लगाना और अवबोधन करना तीनों ही उपकौशल हैं पठन की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षक इस बात में विश्वास करता है कि शिक्षार्थियों को अधिकाधिक बोधगम्य निवेश दिए जाने चाहिए क्योंकि यह भाषा अर्जन को सुगम बनाता है। शिक्षक का यह विश्वास किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की का समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, स्किनर का व्यवहारवाद का सिद्धांत, या फिर स्टीफन क्रेशन का भाषा अर्जन का सिद्धांत। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर बात हुई है किस चीज़ की? अधिकाधिक बोधगम्य निवेश दिए जाने चाहिए क्योंकि यह जो वाक्य किसका है, यह विश्वास जो है वो स्टीफन क्रेशन का भाषा अर्जन के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा निर्माणवादी कक्षा कक्ष का उदाहरण है? बच्चे समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो गया है। बच्चे बोर्ड पर लिखे उत्तरों को सुंदर लिखावट में लिख रहे हैं। शिक्षार्थी शिक्षक की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, या फिर शिक्षार्थियों को अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो देखिए बच्चे समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो गया है, यह किसका? निर्माणवादी कक्षा कक्ष का उदाहरण है। नेक्स्ट और देखिए लास्ट क्वेश्चन है, भाषा का विचार सापेक्ष रूप से इस विचार से समर्थित है कि भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की उपेक्षा मनन करती है। भाषा और संस्कृति अलग और स्वतंत्र हैं। हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं, भाषा उसका निर्धारण करती है, या फिर विचारों को आकार देने में भाषा की कोई भूमिका नहीं होती। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है कि विचार को आकार देने में भाषा की भूमिका नहीं होती है। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जो भाषा का विचार है वो सापेक्ष रूप से हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की उपेक्षा मनन करती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। इसके अलावा तीनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं, गलत हैं। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।